देखिए, मैं अगर अपने आप को ही एडवाइस दूँ 4 साल पहले जाके, तो मैं तो ये कहूँगा कि जल्दीबाज़ी में मत रहिए। आई थिंक पहले कुछ अटेम्प्ट में मैं बहुत जल्दीबाज़ी में था कि जल्दी क्रैक करना है, जल्दी क्रैक करना है। उस चक्कर में हुआ ये कि मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी अपने मेंस के उसमें। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली वैल्यू एडिशन की बात करें, तो देखिए वैल्यू एडिशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं या डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द ईज़ियर वे। आप बगल में केस स्टडी भी बना सकते हैं, बॉक्स बना के वो सब। दूसरा तरीका है जो थोड़ा-सा हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये यूपीएससी टॉपर की पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है और मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपके कमेंट आ रहे हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से आपका वो क्वेश्चन पूछ लूंगा। मेरे साथ हैं भरत दत्त तिवारी सर, जिनकी रैंक इस बार 98 आई है। सर का इस बार का चौथा अटेम्प्ट रहा है। जानेंगे इनकी डिटेल जर्नी कैसी रही, साथ ही स्ट्रेटजी और क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया ताकि आपके प्रिपरेशन में बूस्टअप मिले। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू सो मच। मेरे और हमारे ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। सर, एक बार अपने बारे में जानकारी दें कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह। जी, मेरा नाम भरत दत्त तिवारी है। इस बार मेरी 98th रैंक है यूपीएससी में। मैंने अपनी स्कूल जो है सेठ अमार जयपुरिया स्कूल लखनऊ से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नोएडा से, सेक्टर 62। उसके बाद मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, मैं सीधा यूपीएससी प्रिपरेशन में आ गया था। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और इस बार मुझे फाइनली सक्सेस मिली है। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स हमेशा निकाला है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था, लेकिन 10 मार्क्स से नियरली मैं रह गया था और इस बार फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, प्री कैसे निकाले लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मैं सर प्री पे स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं, 30 तक तो क्वेश्चन आ रहे होते हैं जिसके बाद हाथ रुकने लगता है ज्यादातर बच्चों का। डिजर्विंग कैंडिडेट भी वहां फिल्टर हो जा रहे हैं जी। क्या कुछ आपके हैक्स हैं प्री को लेके कि कुछ ये पैरामीटर है जहाँ पे आप एक अच्छा गेस ले सकते हो 30 के ऊपर जी? क्या कुछ आप बताएंगे? सबसे पहले तो सर मेरा ये मानना है कि हाँ, 35 क्वेश्चन सबने सुने तो जरूर होते हैं। हाँ। लेकिन सही जो है काफी कम लोग कर पाते हैं वो 35 के 35। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो 30-35 आसान क्वेश्चन है वो एकदम जितना सटीक हो पाए उतना सही आप कर लो। उसके बाद थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड गेसेस लेने पड़ते हैं और जिसमें थोड़ी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में आपको तुक्के मारने, किसी ने कह दिया ये एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है आप ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो बात सेंसिबल है। काफी बार आप यही देखेंगे कि काफी बार कोई बात इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सेंसिबल नहीं होती है, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही और विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे मॉक टेस्ट में, तो आपका एक बेटर हैंग हो जाएगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, कैसे तरीके से आप सही आइडेंटिफाई करें आंसर, तो उस पर आप वर्क करना जरूरी है। इसी में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करें कि प्रायोरिटी अगर रखी जाए जी, क्वालिटी बहुत पढ़ते हैं, कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, कम में भी स्कोर भी होता है मेजॉरिटी का जी। क्या कुछ कन्वर्जन रेशियो के ऊपर बात करेंगे कि हाई प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को रखें, उसके बाद इसको रखें? मेरा ये मानना है कि कन्वर्जन रेशियो पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत डायनेमिक है। हो सकता है किसी साल जो है किसी टॉपिक से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, लेट्स से एनवायरनमेंट में किसी साल आ गए, हो सकता है अगले साल जो है एनवायरनमेंट में कम आ जाए। तो जो आपको सबसे बेहतर तरीका आपके लिए यही होगा कि आप सारे सब्जेक्ट से एटलीस्ट बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज तो पढ़ के जाओ, ताकि जिस से भी ज्यादा क्वेश्चन आए आप उसे एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो आप सही कर दो। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है, जैसे काफी बार ऐसा देखा गया पॉलिटी में थोड़े टफर क्वेश्चन आ रहे हैं और नए एरियाज पे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पिछले साल इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। उसका एटलीस्ट अगर आप बेसिक पढ़ लोगे थोड़ा मेन स्पेसिफिक, तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करना है, ब्रॉड बेस रखिए रादर देन गोइंग टू डीप इनटू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। लास्ट जो 3 महीने होते हैं जहां से कि आपके मेन से सेपरेट करके अपने आप को प्री ओरिएंटेड हम करते हैं लास्ट 2.5 महीने में, तो सब उस मोमेंट में आप क्या करते थे? मैं पहले अटेम्प्ट की भी बात करूं, लास्ट अटेम्प्ट इस बात करूं, आपने क्या किया? आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट रही है। आखिरी 3 महीनों में आपको बस ये करना है कि आप एटलीस्ट बेसिक रिसोर्सेज जो भी हैं जितनी बार आप रिवाइज कर पाए, ऐसा उसका कोई टारगेट नहीं है कि 2 बार 3 बार, जितनी बार मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर पा रहे हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रेफर करें, क्योंकि वो आपको दिखाएगा कि एग्जामिनर कैसे जो है ऑप्शंस पुट अप कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट एलिमिनेशन टेक्निक, दिस इज एप्टीट्यूड डेवलपमेंट मैं कहूंगा। तो ये जो है दूसरा आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तीसरा, आप प्रैक्टिस थोड़ा करिए, थोड़े मॉक टेस्ट, और वो भी एक कोचिंग नहीं, आजकल फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप लगा के देखिए, आप अपने आप का आकलन करिए और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए।
ओके, मेंस में आंसर राइटिंग मेन है, गेम आंसर राइटिंग का जी आपका तभी रैंक अच्छा लगता है। आंसर राइटिंग में सर क्या क्या डायमेंशन आप ध्यान रखते हैं पहले तो ये, दूसरा आपकी जो वैल्यू एडिशन जी क्योंकि सेम सारे बुक लिस्ट सब लोग वही पढ़ते हैं, जी अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो कुछ हाथ पर इधर उधर मारना ही पड़ेगा कुछ जी वैल्यू जी एडिशन के लिए। जी वो सब्जेक्ट वाइज आप बताएं कि वैल्यू एडिशन क्या क्या किया था आपने, जैसे मैगजीन वगैरह कुछ। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आंसर राइटिंग का सबसे पहला कोर ये है, वैल्यू एडिशन नहीं है, सबसे पहला कोर है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे फिगर्स हैं, सब आपने प्रिपेयर कर लिया, आपके पास बहुत अच्छी डेटा शीट है, लेकिन तब भी आपके जो है स्कोर नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ज्यादा कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप वो नहीं बता रहे हो। तो सबसे पहले डिमांड को करिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर करिए कि 10 मार्कर में आप 2 पार्ट में उसे यूजली ब्रेक करिए, इंट्रो रखिए, कंक्लूजन रखिए, 15 मार्कर को 3 में ब्रेक करिए। दिस इज द ब्रॉड गाइडलाइन। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली वैल्यू एडिशन की बात करें तो देखिए वैल्यू एडिशन दो तरीके से हो सकता है। पहला तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं या डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज द इजियर वे। आप बगल में केस स्टडी भी बना सकते हैं, बॉक्स बना के, वो सब। दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा ज्यादा थिंकिंग अप्रोच वाला होता है, और वो है कि आप इंटर रिलेशन ढूंढिए। जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर पॉलिटी का वो टॉपिक है तो वो इकोनॉमी से भी रिलेट करेगा कभी ना कभी। इकोनॉमी का टॉपिक है तो वो इंटरनेशनल रिलेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। जितना अच्छा आप इंटर रिलेट कर पाएंगे वही आपका सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन में लोग सब लिख रहे हैं कि हमारी आर्थिक दिक्कतें क्या हैं और वो सब है, उसने 6 पॉइंट लिख दिए, अगर आप वहीं एक पॉइंट लिख दें कि कोई गवर्नेंस रिलेटेड पॉइंट आ जाए या इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है वो वाला कुछ बता दें, सो दिस इज योर वैल्यू एडिशन। तो ये दूसरा तरीका है जो काफी इग्नोर होता है, जिसमें मेहनत कम लगती है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा झलकती है, तो इस पे फोकस करिए। स्टार्टिंग टाइम में अगर जो बिगनर है एनसीईआरटी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक पढ़े, या फिर इन दोनों को हटा के किसी कोचिंग के जो नोट्स आते हैं जो कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं उसको पढ़े, किसको आप कहेंगे? मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटीज आपका बेस सेटअप करती हैं, और डिपेंड कर, और रही बात क्लास की कहां से शुरू करें, वो डिपेंड करता है कि आपका बेस लेवल कैसा है। मुझे मानना था कि मेरा बेस लेवल ठीक था, मैं समझता था पॉलिटी के कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, स्कूल में अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैंने हमेशा 11th-12th को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था, उनकी एनसीईआरटीज को। लेकिन अगर किसी आपको लग रहा है आपका बेस जो है थोड़ा कमजोर है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप 6 से शुरू करो। वो इजीली आपको 6 to 12 जब आप जाओगे, और स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जब आप ये पढ़ोगे, आपका बेस बहुत अच्छा होगा। फिर स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एड ही कर रहा है, लेकिन डिपेंडेंट कभी भी किसी पे नहीं होना है। आपको हमेशा अपना एक आउटलुक रखना है एग्जामिनेशन की तरफ, और उसी पे चलना है। कोचिंग का नोट्स जितना मैंने यूज किया है वो तो तभी यूज किया है जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब ये नहीं है किसी कभी किसी हाँ कंप्लीट किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स मैंने नहीं फॉलो किए। ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन जहां पे हुआ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसकी कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स अभी तक भी ऐसे नहीं है कि ये बुक पढ़ लीजिए हो जाएगा। तो यहाँ पे कोचिंग के थोड़े से रेफर कर लीजिए, थोड़े उससे पॉइंट्स बना लीजिए, वहां पे ये बहुत ज्यादा मददगार होता है। क्योंकि आपका ऑप्शन क्या था? सोशियोलॉजी से। कितने टाइम मांगता है ये अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आई थिंक 4 or 5 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको डेडिकेट इसे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे जी, इन तीनों का आप अपना माइंडसेट बताइए कि क्या आपका माइंडसेट क्या है इनके जी। लिए? देखिए, ऐसे में मेरा ये मानना है कि ऐसे में आप अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक इंटरव्यू, ऐसे इज अ रिटन इंटरव्यू इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी डायमेंशंस खोलिए अपने ऐसे में, और ये नहीं कि जो सबको कहा जाता है पेस्टल अप्रोच, ये तो ठीक है। अगर आपने कोई जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ अनुभव किया है, कुछ देखा है, आप उसे भी थोड़ी एक स्टोरी फॉर्म में, एनेक्डोट फॉर्म में उसे लिख दीजिए। अपना नाम नहीं लिखिएगा, बट एक एनेक्डोट स्टोरी उसी के अराउंड बना दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी, अगर समाज में कोई दिक्कत है जो आपने ऑब्जर्व करी है, कोई मूवी अगर आपने देखी, आजकल सोशल इश्यूज पर मूवी बनती है, उसका एक रेफरेंस दे दिया, बुक्स का रेफरेंस दे दिया, किसी किसी ने आपको प्रभावित किया उसका रेफरेंस दे दिया, तो ऐसे उसे ब्रॉड डायमेंशन करिए। आई थिंक वो जो है यूनिकनेस आपकी दिखाता है। और सेम विद एथिक्स। और ऑप्शनल में फिर आपको थोड़ा सा, इसमें आपको वो अकेली जगह है जहां पे एक्चुअली यूपीएससी डिमांड करता है कि आप इन डेप्थ स्टडी करें। सर मैं टॉपर से एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे आपका चौथा अटेम्प्ट है आज, अगर भारत सर का पहला अटेम्प्ट होता, इसलिए मेरी 4 अटेम्प्ट जी ये दिक्कतें थी, जी। उस आधार पर बताना। देखिए, मैं अगर अपने आप को ही एडवाइस दूं 4 साल पहले जाके, तो मैं तो ये कहूंगा कि जल्दीबाजी में मत रहिए। आई थिंक पहले कुछ अटेम्प्ट में बहुत जल्दीबाजी में था कि जल्दी क्रैक करना है, जल्दी क्रैक करना है। उस चक्कर में हुआ ये कि मैंने काफी सारी गलतियां करी अपने मेंस के उसमें। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस नहीं कवर किया, आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करी, जो
ये छोटे छोटे टॉपिक जो मैंने आपको बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अच्छे से नोट्स नहीं बनाए। तो आई थिंक बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए। मतलब इट साउंड्स गुड कि आप जो है बहुत जल्दी एग्जाम निकाल लें, बट एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कब आप एग्जाम निकाल लें, उस पर फोकस करिए, अच्छे से करिए, गुड अटेम्प्ट दीजिए अपना पहला फर्स्ट अटेम्प्ट। इस बार का डेली रूटीन क्या रहा था सिलेबस को लेकर, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का पूरा दिन, कभी आप टेस्ट लगाते हो तो फिर एनालिसिस करते हो, आपको अपने वीक एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं तो उनको भी रिवीजन करना पड़ता है, तो पूरा डेली रूटीन क्या होता था पढ़ाई ओरिएंटेड? जी, पढ़ाई ओरिएंटेड देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कौन सी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में हूँ। जैसे प्रीलिम्स में हूँ, तो आपकी मेरी सेट है कि मतलब ये वाली बुक्स मुझे पढ़नी है, मुझे बहुत बार रिवाइज करना है, मुझे पीवाईक्यूज रिवाइज करना है। तो मेरा पूरा डेली रूटीन पढ़ाई के मामले में इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता था। अब आप मेंस की बात करेंगे, तो उसमें मैं ऐसे एथिक्स ऑप्शन को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मैं इसमें जो है डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरी प्राथमिकता होती थी, तो इसे मैं ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा कंपेयर टू जीएस सब्जेक्ट्स। जब इंटरव्यू की तैयारी होगी, तब मैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि डैफ मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका था, तो मेरा डैफ काफी प्रिपेयर्ड था। लेकिन करंट अफेयर्स रोज डायनेमिक है, हमेशा चेंज हो रहे हैं, तो आप उस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। देखिए, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बना के उन्हें याद नहीं कर सकते, बहुत बल्कि हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस देंगे। आपने किसी दिन अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि अरे ये तो मेरा बैकलॉग हो गया, अब मुझे पहले वो पढ़ना है। कोई बात नहीं, न्यूज़ जो है रिपीट होगी, अगर वो इंपॉर्टेंट है उसकी चिंता मत करिए। बाकी में एंड में या तो मंथली पढ़ लीजिए, या फिर दोनों नहीं पढ़ना है, या तो मंथली या फिर ये जो ईयरली कंपाइलेशन होती है वो रेफर कर लीजिए। सर, हिंदी माध्यम का रिजल्ट काफ़ी कम है, बच्चे डीमोटिवेट फील कर रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आ रही है तो मैं इंग्लिश में ही स्विच हो जाऊँ, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कंटेंट गैप है, या फिर माइंड सेट में उनकी गड़बड़ी है, या फिर उनकी स्कूलिंग ही गड़बड़ हो रही है? जी, आपके भी दोस्त होंगे तो कुछ बातचीत तो होती होगी जी, तो आप क्या कहना चाहिए हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट को, कैसे अपने आप को अलाइन रखें इस यूपीएससी? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो कुछ एडवांटेजेस तो होते हैं इंग्लिश मीडियम के होने से, और वो ये होता है कि आपके पास रिसोर्स काफ़ी होते हैं। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो अच्छे टीचर्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं आ सकते और ऐसा कुछ है। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए जितना भी आप बेटर कंटेंट एक्सेस कर पाएँ। आजकल तो ट्रांसलेशन के भी काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं, आप उसे कोशिश करिए, अगर वो आप यूज़ कर पा रहे हैं। कुछ अच्छे टीचर हमेशा होते हैं, आप जो है ब्रांड के ऊपर ना जाएँ, अच्छे टीचर्स को ढूँढिए, मेंटर्स को ढूँढिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। तो स्पेसिफिक आप कभी भी किसी टीचर या मेंटर के पास जाएँ, तो स्पेसिफिक डाउट पूछिए, उनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मत पूछिए। फिर वो आप अपनी ऑथेंटिसिटी आप वहाँ पे प्रूव करते हैं कि नहीं, मैंने ये पढ़ा, उसमें मुझे ये वाला डाउट था, तो फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो आपको मेंटरशिप अच्छी मिलेगी, और सेल्फ मोटिवेटेड रहना मेरे हिसाब से तो इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिलेबस वाइज जीएस 3 इज द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो भी जीएस 1-2 में यूपीएससी नहीं डाल पाई, उन्होंने सब जीएस 3 में डाल दिया है। तो इसलिए सिलेबस वाइज तो जीएस 3 बहुत चैलेंजिंग है। तो आई थिंक जीएस 3 जी, जीएस 3 कठिन लगता है ज्यादा? कठिन नहीं, उसमें मेहनत उसमें बहुत चाहिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपको सबका नोट्स होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमी चाहे वो 50 मार्क्स की आएँगे, लेकिन इकोनॉमी इन इटसेल्फ आप आंसर नहीं कर सकते उसका किसी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन विदाउट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी आल्सो। तो इकोनॉमी आपको है, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, जीएसटी आपकी कोचिंग में नहीं सर, फाउंडेशन? नहीं, फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल कहीं भी नहीं किया मैंने। ओके, ठीक है। आपको लगता है कि अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ले लिया होता तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता, आज चौथा अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, ऐसा लग रहा है? नहीं, रिग्रेट होता है? नहीं, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है, मुझे बस इस चीज़ का होता है कि मैं थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली इसे अप्रोच कर पाता। फाउंडेशन कोर्स जिस किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का होता है, यूजुअली मेरा मानना है कि वो बेसिक सब्जेक्ट्स कवर करा देते हैं, लेकिन तब भी आपको मेहनत उसके बाद भी चाहिए होती है, स्पेशली आप अलाइन करने के लिए एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ। तो वहाँ पे तो आई थिंक आई हैव डन डिसेंटली वेल, प्रीलिम्स चारों बार निकाला है, तो वो एक उसका अच्छा मैं मेट्रिक मानता हूँ। हाँ, बस वही है कि थोड़ा-सा इम्प्रूव अगर करना था तो वही था। एक अटेम्प्ट शायद बाद में देता और अच्छे से प्रिपेयर करके देता, तो शायद जो है 2 या 3 में हो जाता। तो इसलिए आप ऑथेंटिक सोर्सेज़ पे जाइए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे, वो वही कहेंगे। उसका कॉमन निकालिए कि कौन-कौन सी बुक्स हैं जो नियरली सब पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए सबसे पहले। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़ें या फिर कुछ और पढ़ें, जो महँगे न्यूज़पेपर हैं, यूजुअली द हिंदू इज़ कंसिडर्ड वन। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, मैंने इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। हिंदी मीडियम में भी कोई और न्यूज़पेपर होगा, आप वो रेफ़र करिए।
गवर्नमेंट वेबसाइट्स, अगर आपको कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स आप पढ़ सकते हैं, आप पीआईबी से आप रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे कि हाँ इससे मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है, आप उसे हमेशा फॉलो करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, सब्जेक्ट रोटेशन के ऊपर बात करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट को क्या डेली रोटेट करके पढ़ो, या फिर पर्टिकुलर एक एक बुक को पहले खत्म करते चलो जी। ये भी होता है कि लास्ट में फिर वो बुक भूलने लगती है, तो रोटेशन को थोड़ा बताएं कैसे आप करते हैं। देखिए, भूलने की जहां तक बात है, रिविजन सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद नहीं होता, रिवीजन डे 2 से शुरू हो जाता है। मैंने कहूंगा डे 1 से हो जाता है। जब आपने पढ़ा है उसे एक बार देख लीजिए, जरूरी नहीं है आपको याद हो, बट बार बार रिविजिट करेंगे ना तो पहली बात वो भूलेंगे नहीं, तो वो तो हमेशा आपको रखना है। जैसे अगर आपका वीक एरियाज हो गए, जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज, मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई आइडेंटिफाई हो गया वीक एरियाज, तो पहले तो मैं 5-10 दिन 2 हफ्ते स्पेसिफिकली उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, ताकि मैं हमेशा मानता हूँ 80-20 रूल होता है। 80% मतलब 80% जो आपकी सक्सेस है वो 20% एफर्ट से होती है, या 20% कंटेंट से आपका 80% क्वेश्चन आता है। तो हर सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे कुछ एरियाज होंगे, वो आप आइडेंटिफाई करो। उस वीक सब्जेक्ट में सबसे पहले ये पढ़ो आप, उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फिर जो है आप रोटेट करिए सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा टाइम तो आपको वीक सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा देना जरूरी है, तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगा। ओके सर, ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके अंदर दबा पड़ा है कि कभी न कभी इसको बाहर लेके आऊंगा, लास्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए जिनका अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस एग्जामिनेशन में मच लाइक इन लाइफ एक एलिमेंट ऑफ लक है। आज मैं यहाँ पे हूँ, कुछ नंबर मेरे कम होते किसी भी स्टेज पे, प्रीलिम्स में, मेंस में, शायद मैं यहाँ पे AIR 98 ना होता और कोई और AIR 98 यहाँ पे होता। तो पहले तो इतना गिल्ट मत करिए कि आप जो है सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक थोड़ा इंटरनल वो रखिए कि अगर मैं अपना एफर्ट पूरा दे पा रहा हूँ, ऑनेस्टली दे पा रहा हूँ, तो देर इज अ वेरी हाई चांस, मैं अभी भी 100% गारंटी नहीं बोलूंगा जैसे काफी लोग बोलते हैं, देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप जो है इस एग्जामिनेशन को निकाल लोगे। और सेकेंडली, हमेशा बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सेल्फ इवेल्युएट करिए। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, उसे इंप्रूव करिए। एंड आई थिंक विद दिस वे आप अपने आप को बेस्ट पोजीशन पे ला सकते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि ये सीरीज चल रही है तो मैं आपके वो क्वेश्चन पूछ लूंगा किसी टॉपर से। सो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच सर।